इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहाँ जेल में हूं। यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत माँ के लिए सोचता हूं। भारत माँ बहुत दुखी है। भारत माँ दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। जब भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत माँ को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी,
चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी। देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है।
जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों का आशीर्वाद। सुनीता केजरीवाल किसी मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह बोली और उन्होंने हर बात पर अपनी हामी भी भरवाई। और मजे की बात, अभी रंजीत जी और हम यहां पर देख रहे थे, रंजीत जी ने कहा कि ये तो आप देख रहे हैं ना, मार्क कर रहे हैं, इंडी गठबंधन का मंच है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहां से अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। ये और कौन सी बातें आपने मार्क की रंजीत? नहीं, बहुत हैरान करने वाली बात है। आप देखिए कि मतलब ठीक है, गठबंधन की जब बात है, गठबंधन की रैली थी, तो ये बहुत जरूरी था कि आम आदमी पार्टी को जो कुछ कहना था, कम से कम अगर गठबंधन की रैली में एक पार्टी का मैनिफेस्टो अगर इस तरीके से जारी किया जाए और उसके लिए पहले से न बताया जाए किसी को, गठबंधन के लोगों को, जैसा कि सुनीता केजरीवाल ने खुद कहा, उन्होंने माफी भी मांगी कि चूंकि मैं जेल में हूं इसलिए मैं आप लोगों से इस बारे में नहीं कह सकता था। लेकिन सुनीता केजरीवाल तो ये बात कही सकती थी कि मैं यहां से मैनिफेस्टो पढ़ने जा रही हूं पार्टी का। सो भाई ये बहुत सारी बातें इसमें अभी मार्क करने वाली बात मुझे ये भी लग रही है कि सुनीता केजरीवाल को इस रैली में इस तरीके का प्रोमिनेंस देना, वहां कल्पना सोरेन भी मौजूद है। अगर आप बात कर रहे हैं और सुनीता को इसलिए प्रोमिनेंस दे रहे हैं क्योंकि अभी उनके पति जो हैं वो जेल में हैं, तो कल्पना सोरेन वहां पर क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? और दूसरे, जिन तमाम बातों के खिलाफ आप लड़ते हुए आम आदमी पार्टी बने, आज उन तमाम चेहरों के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं और उनके साथ देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ऐसे देखता हूं दिनेश इसको कि एक तरीके से फुल सर्कल है। अब आप देखिए कि काल चक्र का जो है ना पहिया एक बार एकदम पूरा घूम चुका है। ये वही रामलीला मैदान है जहां से आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक तरीके से उम्मीद दिलाई थी कि वो इस देश की राजनीति में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, इन तमाम चीजों से इस देश की राजनीति को मुक्त कराएगी, उससे आगे लेकर जाएगी। और आप देखिए कि वही रामलीला मैदान है और आज आम आदमी पार्टी उन्हीं सारी पार्टियों के साथ खड़ी है या उन्हीं लोगों के साथ खड़ी है जो इन सब के एक प्रतीक पुरुष के तौर पे हैं। एक तरीके से परिवारवाद के प्रतीक पुरुष जो हो सकते हैं, वहां सब हैं उस मंच पे। और जहां वहीं आम आदमी पार्टी भी, और जहां को लेकर ये लाइनें कही गई थी कि दो राह, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वहां पर ये नजारा भी एक दिन होगा। ये किसने सुना होगा, हमारे सोचा होगा। एक छोटी सी और बात, एक छोटी सी कसर रह गई थी आम आदमी पार्टी। भाई जहां तक वीआईपी कल्चर की बात थी, तो शीश महल वाले केजरीवाल का शानो शौकत की जिक्र क्यों किया फिर उन्होंने? आज ये कई लोग शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, क्या उसमें केजरीवाल नहीं है? उसमें सबसे मतलब मुझे तो वही ये सवाल तो पूछा ही जाएगा आम आदमी पार्टी। आपकी आज्ञा से जरा मैं अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद हम लोग आते हैं। लेकिन बस वो एक लाइन जो हमारी अभी अधूरी रह गई, वो मैंने कहा कि बस एक चीज जो बाकी रह गई थी कि वीआईपी कल्चर और भ्रष्टाचार में तो फंसे हुए हैं, केजरीवाल जेल में है, सारी दुनिया को पता है। एक छोटी सी कसर रह गई थी, वो है परिवारवाद। आज सुनीता केजरीवाल की लॉन्चिंग के साथ वो भी पूरी हो गई। परिवारवाद वाली बात रह गई थी, आज वो वाली गुंजाइश भी पूरी हो गई। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन आपके लिए सिंपैथी रखते हैं, आप सब जानते हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस चर्चा में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अब निजेश अवस्थी जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जरा यही समझ लूं कि रवि श्रीवास्तव जी, जिन उसूलों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, क्या उस पर तनिक भी कायम आज दिखाई देती है आपको? पूरी तरह से कायम है। जो जनता से वादे किए वो पूरे कर रही है। तो मतलब अभी रंजीत जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे वो सरासर निराधार है। देखिए, रंजीत अपनी सोच है। 10 साल पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत कुछ कह करके नहीं सर, ये तथ्यपरक और लॉजिकल सोच है कि नहीं रंजीत जिसको कह रहे थे? नहीं, वो आपको जो हमारे मोदी जी कह के आए थे 14 साल पहले, वो तो आपको याद नहीं है। उसके बारे में तो आप सर अभी एप्पल की बात कर लें, नहीं फिर चीज की बात भी कर लेंगे, ऑरेंज की बात भी कर लेंगे। मैं जरा ये बात कर लूं कि आम आदमी पार्टी अपने उसूलों पर कायम है। अभी रंजीत जी ने कुछ दलीलें दी, आप उन दलीलों पर क्या इसको काटेंगे? खुलवाने के लिए फिर विश्वगुरु क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सुनीता केजरीवाल को आगे करना परिवारवाद है कि नहीं? कोई परिवारवाद नहीं है आम आदमी पार्टी। और इन लोगों के साथ मंच साझा करना, भ्रष्टाचार की उन बातों पर अब शामिल हो जाना है कि नहीं जिनका विरोध करते थे पहले? देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सारे आज एक साथ खड़े हुए हैं।
यही सबसे बड़ा शुभ संकेत है और यही सबसे बड़ी भाजपा की हार है। और यही वजह से आज भाजपा इतनी छटपटाई हुई है, इतनी बौखलाई हुई है कि ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिसके बारे में भारत विश्व भी नहीं सोचता। सिटिंग प्राइस चीफ मिनिस्टर को हम जेल में डाल देंगे। 3,500 करोड़ के इनकम टैक्स के नोटिस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के रवि श्रीवास्तव अपने घर से पैसे रवि श्रीवास्तव दे जाओ। देखिए वही रामलीला मैदान है, वही रामलीला मैदान है जहां से आम आदमी पार्टी का आगाज हुआ था। आज देखिए कि कैसे जो है ना चक्र, जो वक्त का पहिया है वो घूम कर वहां पहुंच चुका है। और देखिए कि आज हैरान करने वाली बात यह है इसमें दिनेश, कि आज जब सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ रही थी, तो ना तो उसमें भ्रष्टाचार की बात थी, ना उसमें परिवारवाद की बात थी, ना उसमें वीआईपी कल्चर की बात थी। वो सारी चीजें, एक बात और सुनकर मैं चौंका था। हाँ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें उठा रहे हैं, कह रहे हैं सड़कें टूटी हुई हैं। कौन आदमी उससे कनेक्ट करेगा? इस देश में आज के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस सरकार ने जो काम किया है, जब आप मंच से ये बातें कहेंगे, कौन आपकी बातों से कनेक्ट करेगा? ये भी मैं जरा समझूंगा, लेकिन ज्यादा शाजिया इल्मी आप बौखलाई हुई तो नहीं लग रही मुझे। दिनेश जी, आपने मेरे तारुफ में एक बहुत बड़ी बात छोड़ दी। और मैं तो पत्रकार थी आपकी तरह। अन्ना हजारे आंदोलन के चलते मैंने अपनी पत्रकारिता पूरी तरह से ठीक कह रही हैं छोड़ी। ठीक है जी, तो और मैं संस्थापक रही हूँ और मुझे बहुत शर्म आ रही है। और मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से, मैंने पहले भी माफी मांगी है लेकिन मैं फिर से माफी मांगूंगी। लेकिन वो काम मैंने आदर्शवाद के खुमार में किया था कि मैंने इस आंदोलन को ज्वाइन किया था। और आप देख रहे हैं कितना जलील हम सब महसूस कर रहे हैं और किस तरह से रवि जी भी अब जवाब देते उनको नहीं बन रहा है। भाई, मेहरबानी होगी आपकी। इतनी शर्म आ रही है। मेहरबानी है, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं ऐसा नहीं, आपके उसमें नहीं बोली थी। दिनेश जी कभी नहीं लेता, क्योंकि दिनेश जी आपने दिया, दिनेश जी आपने रवि जी, नाम कौन किसी क्यों नहीं लेगा इस देश में किसी का? नहीं, एक सेकंड, आपका नाम वो ले रही हैं, आपके नाम का निरादर नहीं कर रही हैं, आपसे पूछ रही हैं और आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं। आपकी मर्जी है, उनको अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। मैं आपके पास आता हूँ। एक मिनट सर, एक देखिए ना सर, इनके पार्टी के आपके पार्टी के नेता तो आपके पार्टी के नेता तो जेल से मैसेज दे रहे हैं कि भाइयों बीजेपी वालों से नफरत मत करना। और आप हैं कि नाम लेने से घबरा रहे हैं। क्यों घबराए हुए भाई? इतनी शर्म आ रही है। बड़ी मार्के की बात बोली है रंजीत जी ने, ये तू मैं में खो ना जाए। एक सेकंड शाजिया जी, हाथ जोड़कर आपसे थोड़ी देर के लिए शांत रहने का निवेदन। और रवि जी, आपसे हाथ जोड़कर मेरी बात सुन लेने का निवेदन। अभी रंजीत जी ने जो बात कही, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से नफरत मत करना, आप नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं। नहीं, मैं बोलूंगी, नहीं मैं अभी बोलूंगी। अच्छा बोलिए, मैं अभी बोलूंगी। अच्छा अभी बोलिए, आप बोलिए। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं किसी को इस तरह से बीच में मेरी बात में? ना मैं बोल भी नहीं सकती हूँ अपनी बात को और आप इनको रोक भी नहीं सकते हैं। ये शर्म की बात है। नहीं, बिल्कुल बोलूंगी दिनेश जी। नहीं, मैंने उनसे बोला कि आप शांत रहिए। शाजिया जी बोल रही हैं और आप उनके ट्रैप में मत आइए, आप अपनी बात कहिए शाजिया जी प्लीज। जी, तो देखिए इतनी शर्म की बात है उन सब लोगों के लिए जो उस वक्त जुड़े थे और वो सारे नाम जिनको कोसते थे केजरीवाल जी, गाली बकते थे और कहते थे वो कट्टर बेईमान है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और बेईमान कौन थे? वो सारे लोग जो आज उनकी बेईमानी को बचाने के लिए वहां मौजूद हैं। सोचिए वो दिन और आज का दिन, इतनी शर्म आती है। अन्ना हजारे को कैसा लग रहा होगा? मैं आपने उनका नाम लिया, ये भी मैं जानना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो शराब जो है इसको लेकर इन्होंने जो किया वो ठीक नहीं है। बहरहाल मैं इसको लेकर अवनिजेश जी के पास भी जाना चाहता हूं। अवनिजेश जी, एक बात अभी रंजीत बोल रहे थे कि ये राजनीति में एक कॉन्सेप्ट का एक तरीके से फुल सर्कल ले लेना है। क्या आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यही आपको भी दिखाई देता है? दिनेश जी, मैं भी बिना नाम लिए ये कहूंगा कि कोई बीच में ना बोले मेरे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं भी नहीं लेना चाहता किसी का नाम। अच्छी बात, इस लायक नहीं है कोई, तो बीच में ना बोले। पहली बात, मुझे लगा कि गारंटी में होगा एक के साथ एक फ्री मिलेगी, वो तो आज था नहीं। उन्होंने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है तो पंजाब सरकार से पूछो। पंजाब सरकार क्यों आ रही है केंद्र के पास? हमारे पास पैसे नहीं जो हमने कहा था। ये 10 साल करेंगे नहीं, 10 साल का हिसाब किताब दो कि 10 साल में तुमने क्या किया है। और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को बौखलाने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत कांग्रेस को है। जहां जिसका उसने माल खाया है, पंजाब से बाहर किया, दिल्ली से बाहर किया, अब और राज्यों में उससे 1-1, 2-2 सीट
मतलब अहमद पटेल वाली सीट मांग ली, अहमद पटेल वाली सीट मांग ली कांग्रेस से, और कांग्रेस ने खुशी खुशी दे दी। ये है, घबरा कौन रहा है वहां पर? मैंने कहा था मैं बिना नाम लिए किसी को बोलूंगा नहीं। अरे नहीं बोलूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बताएं कि पिछले 10 सालों में दारू पर कितना वैट था और पेट्रोल पर कितना वैट था, किस पर घटाया? क्या दिल्ली की जनता को पेट्रोल घटाने से महंगाई कम होती या शराब पर वैट घटाने से महंगाई कम हुई? इस बात का जिस दिन जवाब मिल जाएगा उस दिन मैं अरविंद केजरीवाल की जय। लेकिन आज तो मैं ये इंडिया गठबंधन का, इंडी गठबंधन का जो मंच है और उस पर सुनीता केजरीवाल का ये उद्बोधन, इस पर थोड़ा सा चीजों को फोकस रखना चाहता हूं। वरुण पुरोहित जी, क्या अब कांग्रेस को असल में आम आदमी पार्टी को सामने रखकर उसके साथ साथ चलने का मतलब नेतृत्व अब आम आदमी पार्टी संभालेगा इंडी में? दिनेश जी, ऐसा नहीं है। एक सिक्के जैसे अभी रंजीत जी ने बार बार पहिया घूम गया। एक सिक्का होता है, सिक्के में हेड और टेल दोनों होते हैं। हेड से कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, जवाब भी विपक्ष देगा, सरकार भी विपक्ष चला रहा है। मैं कह रहा हूं अगर लोकतंत्र को बचाने की बात थी, जब 1977 में जब जनसंघ ने अपने खिलाफ जितनी भी आइडियोलॉजी के लोग थे उनके साथ क्यों मिल गया था जनसंघ? ये बताइए आप मेरे को। तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, उसमें केजरीवाल या कांग्रेस का प्रश्न ही नहीं है। आप देखिए, छोटा से छोटा आदमी, आरटीआई एक्टिविस्ट भी अगर कोई कागज लगा देता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इतना भय का तो माहौल है देश के अंदर सच बोलने के खिलाफ। आप सच बोल नहीं, आरटीआई में कच्चा तीवूर वाली बात एक मिनट तो इनसे वरुण पुरोहित से अभी पूछ लीजिए ना कि अभी कुछ महीने पुरानी भी तो बात है, इतनी जल्दी इतनी छोटी यादाश्त क्यों लेकर चलते हैं वरुण पुरोहित? इस देश के, ठीक है मैं मानता हूं कि जनता की यादाश्त कमजोर होती है, आप लोग ऐसा नेता मानते हैं, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं होती जितना आप सोच रहे हैं। अभी कुछ महीने पुरानी ही तो बात है ना, जब अजय माकन से लेकर और कांग्रेस के तमाम नेता रोज पीसी करके इतने डॉक्यूमेंट, इतने सबूत लेकर आते थे इसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इसी शराब घोटाले में। उसी शराब घोटाले में आज गिरफ्तारी हो गई तो आप इतनी तकलीफ में। आप चाहेंगे तो चला भी देंगे अगर आप बोल रहे हैं। तो वो सारी तो अभी भी सब सोशल मीडिया पे तमाम चीजें घूम ही रही है, हम दिखाएं तो भी नहीं दिखाएं तो भी, ऐसा थोड़ी है कि जनता नहीं देख रही है उसको। वरुण पुरोहित। रंजीत जी, दिनेश जी, आप तो दूसरे के मत दिखाओ। मैंने ही विरोध किया था कनाट प्लेस पर एक शराब की दुकान, इसलिए क्योंकि आपका गठबंधन हो गया, इसलिए पाक साफ हो गया केजरीवाल। बीजेपी के प्रवक्ता, इसलिए केजरीवाल पाक साफ हो गया ना, क्योंकि आपका गठबंधन हो गया। मैंने यही तो कहा कि सुनना नहीं चाह रहे विपक्ष के आप। नहीं तो बोलिए ना, तो मेरी सुनना नहीं चाह रहे। मैंने जब एज घटाई थी, जब भी विरोध किया था, आप डिबेटें देख सकते हो मेरी। आज भी मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जब एक बड़ा एक माहौल है, लोकतंत्र को का गला घोटा जा रहा है, आप क्या चाह रहे हो कि पार्टियां एक ही नहीं हो, जनता खड़ी नहीं? क्या लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है भाई? ये कौन सा जुमला लेकर आ गए आप? लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, कौन सा गला घोटा जा रहा है? किसका गला घोटा जा रहा है बताइए ना। किसी अधिकारी के, किसी नेता के क्या लोकतंत्र? इस जुमले को जरा आगे तो बढ़ाइए कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि अब मैं आज भी कायम हूं उस आरोप पे, आज भी कायम हूं उस आरोप पे, और उस पर गिरफ्तारी हो गई तो आपको लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। या तो आप वरुण पुरोहित, आप या तो ये कहो कि आप जो पहले बोल रहे थे, पीसी कर रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे, सब बकवास था। ये बोलो कि आज जो गिरफ्तारी हुई है सही हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है कि चित भी मेरी है, पट भी मेरी? बस यही तो मैं कह रहा हूं कि आप चाहो जैसे बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। अरे भाई, गलत चीज है वो गलत है। आज बड़ी चीज क्या है? ग्रेटर इवल क्या है? उसको बचाएंगे कि छोटे इवल से बचाएंगे? अरे मैं कह रहा हूं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी नहीं होगा ना वरुण पुरोहित। या तो आप जो पहले बोल रहे थे वो गलत था, या आज जो बोल रहे हो गलत। दोनों में से एक चीज बताओ आप। अब आप सुनना नहीं चाह रहे हो बात को, मैं क्या करूं? आप चाहो जैसे बोलते मैं बोलूंगा नहीं। तो आप ये कह रहे हो कि जो मैं उस समय कह रहा था वो भी सही था और आज जो कह रहा हूं वो भी सही है, यही मान लेना फिर? बिल्कुल दोनों सही है। कमाल है। अब निजे समझती। हाँ ठीक है, ये हंसेंगे भी और मुंह भी फुलाएंगे। जरा इनसे बात करिए। रंजीत जी, जब लोग रंजीत जी, जब मैं वही तो कह रहा हूं कैसे जनता पार्टी के साथ हो गया था जनता। रंजीत जी, आज फिर वरुण पुरोहित ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने माना कि शराब में घोटाला तो हुआ है, कहा कि वो बात ठीक थी। इन्होंने कहा कि शराब घोटाला हुआ है। अब जब शराब घोटाला कोई हुआ है तो उसके लिए कोई एजेंसी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, ये बताइए। पहली बात। दूसरी बात, हाँ मैं दूसरी बात दोनों के पास आते हैं। कल्पना सोरेन बोल रही है, उनको भी सुनना इंपॉर्टेंट है, जरा उनको भी सुन लीजिए, फिर आते हैं आपके पास। आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारे इतिहास, आदिवासी इतिहास शताब्दियों के प्रतिशोध
संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। आज इस मंच पर मंचासीन आदरणीय सभी माननीय गण को और खासकर हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता गण, खास करके सुनीता मैम जी को और यहाँ उमड़ा ये जन सैलाब, आप सभी को हूल जोहार है। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। अब निजेश जी, ये लोकतंत्र बचाओ, कैसे बचाना है, किससे बचाना है, क्या खतरा आ गया है? लोकतंत्र तो तब बचेगा ना जब भारत की संप्रभुता बचेगी। वो जो अमेरिका बैठ के कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को, उससे पूछो पहले डोनाल्ड ट्रंप पर कौन से मुकदमे चला रहे हो भाई तुम, उस पर बोलो ना। और मुझे लगता था कि आज तमाम दल, पक्ष विपक्ष के तमाम दल कहेंगे कि यूएस तुम्हें कोई हक नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन ये तो यहीं से जा रही है सारी खबरें कि वहां से आए वक्तव्य। डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमे चल रहे हैं, तो उस पर अमेरिका क्या जवाब देगा? उस पर क्या जवाब देगा? एक सेकंड हंसने, अरे उनके लिए रोज देखिए, मैं रवि श्रीवास्तव जी की भाव भंगिमा और मुस्कुराहट बता रही है कि लोकतंत्र के खतरे को लेकर वो कितने कंसर्न है। रंजीत जी, मैं हर बार थोड़ा कहूंगा कि मैं अपने जुबान से ऐसे नाम नहीं लूंगा जो बीच में ना बोले। एक बार कह दिया बहुत है, पर्याप्त है उतना। बात बड़ी साफ सी है। अभी वरुण पुरोहित जी ने कहा कि हाँ, तब मैं सच बोलता था, मैंने ही घोटाले का किया था। मैं उनसे सिर्फ यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप एक बात बताइए कि लोकतंत्र तब खतरे में था कि नहीं था जब भावना किशोर को पकड़ लिया गया था? वहां पर नवभारत की रिपोर्टर थी, किस आधार पर पकड़ा गया था? सिर्फ वो वहां पर वो कर रही थी, तब लोकतंत्र इनमें से किसी को खतरे में दिखाई नहीं दिया। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को, भैया मैं वरुण जी आज मेरा बात तो सुनोगे? आप मेरा मैंने नहीं बोला, कैसे नहीं बोला? इसी चैनल पर मेरे तो कहिए ना क्या घोटाले के खिलाफ, उस घोटाले की जांच होनी चाहिए। आप कहिए ना। कहा है अरे इंडी वालों में तो एकता रहे, एक जन बोले एक बार में। मंच से कहा है, पर आप लोगों को सिर्फ एजेंडा चलाना है, आपको उस पर कोई डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके पक्ष में नहीं आती बात। वरुण जी नहीं, आप उन्होंने एक बड़ी मजबूत बात कही, उसका जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव। अमेरिका हमारे घर में दखलंदाज होगा, जर्मनी हमारे मामलों में दखलंदाज होगा, और आप लोग मुस्कुराहट के साथ उसको वेलकम करेंगे। रोज दखलंदाजी करते हैं, आप उसके लिए रोज बयान देते हैं, वो जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो भी लोकतंत्र का समर्थक है जैसे हम हैं, बिल्कुल बयान देगा। तो ये है आपका, ये है आपकी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर कल्पना। पन्नू पे बयान देंगे, वो आपकी बात सुनेगा, आपके घर में गलत होगा तो वो नहीं सुनेगा। अच्छा एक सेकंड, शाजिया जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। शाजिया जी एक बात बयान देगा, जरूर देगा। मुझे लगता है कि अमेरिका और जर्मनी से डिबेट को बाहर निकालिए, लाइए एक बार फिर से रामलीला मैदान में। बिल्कुल, रामलीला मैदान में मैदान में मैं कह रहा हूं कि कौन सा लोकतंत्र खतरे में है, ये तो बताइए। बिल्कुल खतरे में है लोकतंत्र, बता दिया आपको क्यों, ये तो बताइए जरा, उसका कुछ तो आगे बढ़िए इससे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने नहीं कहा। क्यों सीख रहे हैं आप, क्यों सीख रहे हैं आप इतना? कोई यकीन नहीं करेगा भाई साहब, आपने अपना मजाक बना दिया है, आपने अपना मजाक बना दिया भाई साहब। मैं बोलना ही चाहती हूँ, लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब अन्ना हजारे को जेल में डाला था, डिबेट नहीं करते उसके ऊपर, सोनिया गांधी जी की सरकार ने डाला था। इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी बात हो जाएगी। मैं जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात होगी तो कांग्रेस के वरुण पुरोहित को भी बताना पड़ेगा कि वो 2000 करोड़ रुपए जो उनको मिले हैं वो मुंह दिखाई में मिले हैं क्या उनको? किसने हफ्ता वसूली की? अरे 2000 करोड़ रुपए जो वरुण पुरोहित को मिले हैं वो मुंह दिखाई में मिले हैं क्या? इसलिए मिले हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी है, इसलिए इनको 2000 करोड़ रुपए दिए जाए। 2000 करोड़ रुपए इसलिए मिले हैं।
भाई अगर 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ अगर बीजेपी को मिला है तो 2,000 करोड़ रुपए क्या कोई कम रकम होती है क्या? से पूछिए 59 करोड़ रुपए लेके शरद चंद्र रेड्डी को अप्रूवल। ओ भाई साहब पहले आप इसका जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव की 100 करोड़ जो आपको मिले उसका हिसाब देना होगा ना पहले आपको। 100 करोड़ रुपए आपको मिले हैं उसका हिसाब दीजिए। आप 59 करोड़ की बात बाद में करेंगे, पहले तो बताइए कि 100 करोड़ आपको मिले उसका क्या है? सीएजी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दी है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि आपने जो फैसले लिए उससे दिल्ली सरकार के खजाने को 2,000 करोड़ का चूना लगा है। 2,000 करोड़ का चूना लगाया है आपने दिल्ली सरकार के खजाने को। उसका जवाब कौन देगा? दिखाइए ना मुझे। अरे हमने तो पूरी रिपोर्ट दिखाई। ऑपरेशन कॉकटेल में हमने तो पूरी रिपोर्ट दिखाई, सीएजी की रिपोर्ट, जिसमें कि साफ साफ कहा गया है कि आपके गलत फैसले, गलत नीतियों की वजह से 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सवाल सारे विपक्ष से है जो 10 साल से रूल कर रही है, उससे कोई सवाल पूछने की आपकी हिम्मत ही नहीं है। उससे भी सवाल होगा, लेकिन अगर आप गलत सवाल उठाएंगे तो क्या आपको छोड़ दिया जाए? क्या आप अगर आप भाई आपसे सवाल क्यों नहीं किया जाए? आज तो आप कह रहे हैं कि आज आप कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, सब कुछ फ्री कर देंगे देश में। भाई आप पर कैसे भरोसा किया जाए? ये वही पार्टी है, वही रामलीला मैदान है, वही पार्टी और वही रामलीला मैदान है जहां आप कहा करते थे कि हम भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वीआईपी कल्चर सब खत्म कर देंगे, और आज सबके गोद में आप जाके बैठे हैं। आप जिनके साथ खड़े हैं वो सब परिवारवाद, भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर के प्रतीक पुरुष हैं। क्यों भरोसा किया जाएगा आप पे? खड़े हुए हैं अपनी मुट्ठी फांस करके। और ये सुन लीजिए महोदय, हिंदी आप समझते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। देखते जाइए आप आगे क्या होता है। नहीं, ये संघर्ष महाभीषण में साजिया इल्मी ये इतने हल्के में नहीं निकल जाएंगे इस बार, आप देखते जाइए। सुनिए, अब देखिए, जब मैं अन्ना हजारे आंदोलन और आम आदमी पार्टी में थी तो इन शब्दों के कुछ मायने भी थे। अब रवि जी जब बोलते हैं तो लगता है कॉमेडी सर्कस हो गया है। और सबसे और सुनिए एक और बात, अभी इन्होंने कहा लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब अन्ना हजारे को जेल में डाला था, जब अरविंद केजरीवाल सड़क पर खड़े होते थे और बाकायदा मंच पर खड़े होते थे और कहते थे कितनी जालिम ये सरकार है सोनिया गांधी जी की कि अन्ना हजारे जी को जेल में डाला है, बाबा रामदेव को जेल में डाला है। तेजस्वी यादव भी कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट उनको भी सुनते हैं जरा। अरे सुनते। दिल्ली, पंजाब, बिहार से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, आप सबका इस रैली में हम स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले। ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव जब ये कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका साथ चाहिए, तो असल में वहां मौजूद लोगों को कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का एब्रिविएशन आप कह रहे हैं, वो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। शाजिया इल्मी, क्या ये आपको भी लगता है कि अभी जो स्ट्रैटेजी है इनकी, वो इसमें आम आदमी पार्टी को केंद्र में रखकर अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को सेंटर स्टेज देके इंडिया आगे बढ़ना चाह रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं पूरे देश भर के साथ मिल गए हैं और ये उनका दिवालियापन है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि वही केजरीवाल जिनको गाली बककर केजरीवाल जी सीएम बने, आज उसी के बचाव में उनको आना पड़ रहा है। ये क्या उनका हशर हो गया है, मोदी जी ने क्या कर दिया उनके साथ
कि वो जो एक दूसरे को गलियाते थे और जिसके वजह से उनका पूरा राजनीतिक अस्तित्व जिस पर निर्भर था, उस नहीं, वो कह रहे हैं कि ग्रेटर कॉज के लिए कर रहे हैं, वो लोकतंत्र बचाने के लिए छोटे मोटे तो अपने मुद्दों को, जिनको लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करते थे जनता के बीच में जाके, ऐसे छोटे मुद्दों को लेकर आज लोकतंत्र बचाने के लिए वो सामने आ गए। बिल्कुल, देखिए अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआत ही यूपीए 2 के करप्शन के खिलाफ हुई है। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, ये तो हो गया है इंडिया फॉर करप्शन। तो उनको लगता है वो नाम बदलना चाहिए, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार एक साथ इकट्ठा हो गया है इस मंच पर। मुझे इतनी शर्म आती है फिर से कहते हुए कि वही सब लोग हैं। अब तेजस्वी यादव बोल रहे थे जब लालू यादव ने हाथ मिलाया था केजरीवाल जी ने कहा था मुझे अफसोस होता है। अवनिजेश जी, आपने गौर किया कि आज जो जब सुनीता केजरीवाल बोलने आई तो ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ेंगी, लेकिन उन्होंने आपका घोषणा पत्र पढ़ दिया और उन्होंने माफी भी मांग ली मंच से कि मैं सारे सहयोगियों से माफी मांगती हूं कि मैंने घोषणा पत्र पढ़ दिया, मैंने पहले आपको बताया नहीं। मतलब यही चालाकी तो आपको मालूम है रंजीत जी पहले फोटो लगी थी वहां पर केजरीवाल, बाकी दलों ने आके कहा ये फोटो हटाओ यहाँ से। कल जयराम रमेश ने कहा ये एक व्यक्ति को जेल से बाहर लाने के लिए रैली नहीं हो रही है, ये बिल्कुल साफ कर दिया तमाम लोगों ने। तो ये बात बड़ी साफ सी है कि बाकी दलों के मन में केजरीवाल के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ अगर है तो कांग्रेस के मन में। क्योंकि कांग्रेस के मन में क्यों है ये मुझे मालूम नहीं। जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी अगले दिन सबको ओपन आमंत्रण था कि आए, ये ओपन प्रोटेस्ट है, कोई नेता नहीं दिखाई दिया, कोई सामने नहीं गया। आज यहाँ मंच पर दिखाई दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इन लोगों का कंसर्न दिल्ली की 3 सीटों के लिए जिसने भर भर के गालियां दी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, लालू यादव, शरद पवार, जिसको मतलब इतनी गालियां दी, शीला दीक्षित। मैं आज कहता हूं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा विकास हुआ शीला दीक्षित जी के समय, बहुत ज्यादा विकास हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ होते होंगे। लेकिन आज ये बताइए कि उसी शीला दीक्षित के बेटे कह रहे नहीं। तो ये क्या मजबूरी है, एक वक्त ये था समझने की बहुत केजरीवाल जी इनके खिलाफ चार्जशीट पॉकेट में लेकर घुमा करते थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।